सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी ही हमारी पहचान है, तो हम चलिए देखते हैं इसमें हिंदी ब्रजभाषा गद्य। इससे पहले जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था गद्य का अर्थ क्या होता है, गद्य के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, और उन बोलियों को ट्रिक के माध्यम से भी हम लोगों ने देख लिया था। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रजभाषा गद्य और ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात और उनके प्रमुख लेखक और रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ था? सूत्रपात यानी कहने का अर्थ क्या है? आरंभ। सूत्रपात यानी कहने का क्या अर्थ है? आरंभ। यानी ब्रजभाषा गद्य का आरंभ कब हुआ था? 1400 विक्रमी संवत। 1400 विक्रमी संवत यानी इसका एक्चुअली ये 57 साल क्या है? आगे है। विक्रमी संवत यानी आप लोग जानते रहिएगा, कहीं पर भी आपको विक्रमी संवत दे दिएगा, विक्रमी संवत दिया रहेगा, यानी वो एक्चुअल डेट से जितना उसका एक्चुअल डेट होगा उससे 57 साल आगे का। जैसे एक एक्चुअल डेट कितना होगा? 1343 ईस्वी। विक्रमी संवत मतलब क्या होगा था? 57 साल आगे ना। विक्रमी संवत यानी क्या अर्थ होता है? 57 साल आगे। किससे आगे होगा? एक्चुअल डेट से, जो आज की डेट होगी। अब इसमें 1400 विक्रमी संवत है तो 57 साल आगे होगा ना एक्चुअल डेट से, तो इसके पिछले सन क्या होगा? इसका सन हो जाएगा 1343 ईस्वी। कितना हो जाएगा? 1343 ईस्वी। अब 1343 ईस्वी में आप 57 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1400 विक्रमी संवत। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग को कौन सा सन चल रहा है? सन कौन सा चल रहा है? सन 2024 चल रहा है। और कौन सी विक्रमी संवत चल रही है? कौन सी विक्रमी संवत चल, इसमें 57 साल जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 2081 2081 विक्रमी संवत। यानी कौन सी संवत चल रही है? कौन सी विक्रमी संवत? 2081 विक्रमी संवत चल रही है। इस प्रकार विक्रमी संवत होता है। अन्यथा हम लोग देखते हैं अब ब्रजभाषा गद्य का आरंभ कब हुआ था? सन 1343 ईस्वी कहिए या 1400 विक्रमी संवत के आसपास हुआ था। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सन 1457 ईस्वी में इसका सूत्रपात आरंभ हुआ था, या ब्रजभाषा गद्य का आरंभ सन 1457 ईस्वी से हुआ था। अभी आपको एग्जाम में पूछ लेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का आरंभ कब हुआ था, तो ऑप्शन में ये सभी रहेंगे। 1343 ईस्वी भी रहेगा, 1400 विक्रमी संवत रहेगा, सन 1457 ईस्वी रहेगा और सन 1400 ईस्वी रहेगा। तो सन 1400 ईस्वी और सन 1457 ईस्वी में अलग अलग है, तो आप लोग बड़े ध्यान से वहाँ पे देखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान लगाकर पढ़िए। और अब हम लोग देखेंगे ब्रजभाषा गद्य के अंतर्गत प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो पहले लेखक कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार रस मंडन। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार रस मंडन। देखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ क्या है? श्रृंगार। अभी कोई भी भगवान जी होंगे, गोस्वामी मतलब आप जानते हैं भगवान जी। अब भगवान जी क्या करते हैं? बहुत सारे श्रृंगार किए रहते हैं, तो इसी से याद कर लीजिएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ क्या किए थे? श्रृंगार किए थे। तो इनका क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस मंडन। दूसरा है गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी की रचनाएं बहुत ही सरल हैं और आपको याद करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। गोकुलनाथ जी क्या हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। आप जब 84 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है आपको? 252। यानी 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी है? गोकुल की है। किसकी है? गोकुलनाथ जी की है। ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अब अगला है नाभादास जी। क्या है? नाभादास जी। नाभादास जी की रचना, नाभादास जी की रचना क्या है? अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। आप लोग जानते होंगे
अष्टयाम, अब इसका आपको कभी उल्टा पूछ लेगा, अष्टयाम किसकी रचना है तो ये लेखक दिए रहेगा, या नाभा दास जी की रचना है तो इसमें ये दिए रहेगा। तो वहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से इधर से ही मत पढ़िए, उल्टा भी कभी पढ़िएगा। तो अष्टयाम किसकी रचना है, नाभा दास जी की। अगला है वैकुंठमणि शुक्ल, वैकुंठमणि शुक्ल जी का अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। कौन महात्म्य, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगहन और वैशाख किस महीने को कहते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई किस महीने को कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्या है, लल्लू लाल। क्या है, लल्लू लाल जी की रचना कौन सी है, माधव विलास। कौन सी रचना है, माधव विलास। किसकी रचना है, लल्लू लाल की रचना क्या है, माधव विलास। अगला लेखक कौन है, जटमल जी की रचनाएं कौन है, गोरा बादल की कथा। जटमल जी की रचनाएं कौन है, गोरा बादल की कथा। अगला लास्ट है ध्रुवदास की रचना है सिद्धांत और विचार। ध्रुवदास की रचनाएं क्या है, सिद्धांत और विचार। इस तरीके से ब्रजभाषा गद्य के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं और ब्रजभाषा गद्य का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात आपको याद रहना चाहिए और ये प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं भी याद रहनी चाहिए। आप लोगों को यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन 5 अंक का हिंदी गद्य से पूछेगा और 5 नंबर का हिंदी पद्य से पूछेगा। तो हम लोग अब हिंदी गद्य में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य में भी देखेंगे, इसमें भी प्रमुख लेखक उनकी रचनाओं या इसके भी संक्षिप्त परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे। अब खड़ी बोली गद्य किसे कहते हैं, अब जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल में हिंदी गद्य जिस भाषा में लिखी जा रही थी उसे क्या कहेंगे, खड़ी बोली गद्य कहलाता है। यानी अब पता होना चाहिए आधुनिक काल कब से शुरू हुआ था। आधुनिक काल आप लोगों पढ़ेंगे, हम बताए थे कि गद्य से पहले किसका अवतरण हुआ था, पद्य का। गद्य से पहले कौन था, पद्य था। तो पद्य में पढ़ेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो वहाँ पे आएगा कौन, आधुनिक काल। तो हम वही आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। आधुनिक काल कब से कब तक चला था, आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आरंभ हुआ था। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से, या कह सकते हैं हम लोग इसी को कैसी शताब्दी, 19वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं शताब्दी के मध्य में कौन चालू हुआ था, आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से शुरू हुआ था, 1843 ईस्वी से। अब देखेंगे खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचनाएं और उसके लेखक। खड़ी बोली गद्य के प्रमुख रचनाएं, उसके लेखक। इसमें देखेंगे पहला राम प्रसाद निरंजनी की रचनाएं बहुत बार पूछी हुई एग्जाम में। भाषा योग्य वशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी की क्या थी रचनाएं, भाषा योग्य वशिष्ठ, ये थी पहली रचना। पहली रचना क्या है, राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग्य वशिष्ठ। अब आप लोगों की एग्जाम में वही पूछ लेगा भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचनाएं हैं, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए राम प्रसाद निरंजन जी की। अगला है पंडित दौलत राम के क्या थी, पद्म पुराण। दौलत राम का कौन सी रचना थी, देखिए आप, दौलत राम की रचना क्या थी, पद्म पुराण। अगला देखिए हम लोग देखेंगे मथुरानाथ शुक्ल की कौन सी रचनाएं हैं भाई, मथुरानाथ शुक्ल की पंचांग दर्शन। हम लोग मथुरा क्यों जाते हैं, दर्शन करने के लिए, तो मथुरानाथ शुक्ल जी की रचनाएं क्या हो जाएंगी, पंचांग दर्शन। इस प्रकार हम बहुत सारी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बहुत इधर उधर करके याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी अपने को पढ़ना होता है, तो कुछ अपने को ट्रिक के माध्यम से भी आना चाहिए। तो भाई मथुरा हम लोग क्यों जाते थे, दर्शन करने, मतलब पंचांग दर्शन। अगला है मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना क्या है, सुख सागर। क्या है, सुख सागर। अब इनके नाम में भी देखिए मुंशी सदा सुखलाल है, क्या है, सुखलाल है। तो ये सुखलाल क्या रहेंगे, हमेशा सुख सागर में डूबे हुए रहेंगे। तो सुखलाल हमेशा सुख रहेंगे। अगली रचना देखिए इंसा अल्लाह खां।
इंशाअल्लाह खां की रचनाएं है रानी केतकी की कहानी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही बार पूछा भी गया है। तो भाई इंशाअल्लाह खां की कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी, और ये कहानी ही रचना है। तो रानी केतकी की कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? रंगीन और चुलबुली कहा था। रंगीन और चुलबुली कहा था। रंगीन और चुलबुली कहा था। ये भी बहुत पूछता है कि रंगीन और चुलबुली, इंशाअल्लाह खां की रचना क्या है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को रंगीन और चुलबुली किसने कहा था? तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस रचना को रंगीन और चुलबुली कहा था? रानी केतकी की कहानी को रंगीन और चुलबुली कहा था। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते रहेगा, इसको बहुत ही अच्छे से मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला है सदल मिश्र। क्या है? सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान है। किसकी रचना है ये? सदल मिश्र की। अगला है रचना है सुरती मिश्र। सुरती मिश्र जी की रचना क्या है? बैताल पचीसी। जो सुरती खाते हो क्या हो जाते हैं? बैताल हो जाते हैं। तो इसी में भी आप समझ लीजिएगा, सुरती मिश्र की रचना क्या है? बैताल। कहीं बैताल आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे? सुरती खाना। अगला क्या है? रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी को कौन रंगीन और चुलबुली कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रंगीन और चुलबुली कहा। ये था खड़ी बोली गद्य। अब खड़ी बोली गद्य में 2 पत्रिकाएँ प्रसिद्ध हैं। खड़ी बोली गद्य में 2 पत्रिकाएँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 2 पत्रिकाओं का योगदान, खड़ी बोली गद्य में पत्रिकाओं का भी योगदान रहा था। खड़ी बोली गद्य में किसका? 2 पत्रिकाएं थी जो कि बहुत ही पूछता है, ये आप लोग जानते रहिएगा। पहली पत्रिका का नाम था बनारस अखबार। पहली पत्रिका का क्या नाम था? बनारस अखबार। और दूसरी पत्रिका का नाम क्या था? प्रजा हितैषी। क्या था? प्रजा हितैषी। अब बनारस अखबार, जो बनारस अखबार था, ये आप लोग नाम सुने होंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पत्रिका थी। सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पत्रिका क्या थी? बनारस अखबार। ये आप लोग जानते रहिएगा, ये पत्रिकाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रजा हितैषी किसकी थी? राजा लक्ष्मण सिंह की। राजा लक्ष्मण सिंह की क्या थी? प्रजा हितैषी। ये पत्रिकाएं भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये भी जानते रहिएगा। तो हम लोगों ने देख लिया था ब्रजभाषा खड़ी बोली गद्य में प्रमुख लेखक, उनकी रचनाओं के बारे में और ये 2 पत्रिकाओं के बारे में आप लोग जानते रहिएगा। खड़ी बोली गद्य को कौरवी भाषा भी कहा जाता है। यहाँ पर लिख दीजिए कि खड़ी बोली गद्य को कौन सी भाषा? कौरवी भाषा। कौन सी भाषा? कौरवी भाषा। खड़ी बोली को कौरवी भाषा के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी प्रचलित है, जानते रहेगा, प्रचलित है। ये था खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य में इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, संक्षिप्त परिचय ही हम लोगों को पढ़ना है, वो भी शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग। बस अपने को एग्जाम में कहीं से अगर ये सब भी दिख जाएं तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अपने को आधुनिक काल पढ़ना है, रीतिकाल पढ़ना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से ही बहुत सारी को एकजुट करके पढ़ ले रहे हैं गद्य में। जब पद्य में पढ़ेंगे तो वहाँ यही सब आएंगे, तो वहाँ पे हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग याद करिएगा। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी